doing magnetic electrodynamics, and we are done with the electric current. We're done with करंट कैसे निकलता है. We're done with conventional electronic current, और फिर हमने पिछली क्लास में an equation for current कर लिया था ऐसे ही. I think this is where we were in the last class. आज थोड़ा सा पढ़ते हैं what is voltage. और फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे Ohm's law and then resistance. Okay. So किसी को याद है what is voltage? Everyone remembers what is voltage? Energy given to electrons by the battery. सर वोल्टेज करंट का भाई है. अच्छा भाई. और एनर्जी प्रोवाइडेड टू चार्ज. वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? Yeah, what done per unit charge. यही है ना? Voltage is what done per unit charge. या VP इक्वल VI से आप ये भी डिफाइन कर. ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है. वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो आखिर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, आइए जरा इसको समझते हैं. ये आइडिया आया कहां से, जरा इसको समझते हैं. बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा तसल्ली से समझना पड़ेगा आप. सही है. देखो भाई प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, मैं आपके आगे एक सिचुएशन बनाता हूँ. तो अच्छा, पहली बात तो वोल्टेज का असल नाम है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉन्सेप्ट जिसको वोल्टेज भी कहते हैं. मेरे पास दो फिक्स पॉजिटिव चार्जेस हैं. कैन यू सी देम? ये दो फिक्स पॉजिटिव चार्जेस हैं, बिल्कुल एक जैसे, और दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. और ये बिल्कुल फिक्स है, ये हीलिंग डुलिंग नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना? मैंने कील से ठोक दिया, समझ लो. और इन दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में मैं एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लाके रखता हूं, which is free to move. कि जहां धक्का मारोगे वहां चले जाएंगे, जहां धक्का मारोगे वहां चले जाएंगे. अब ये जो रजिया है ये फंस गई है दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में. दिस इज अ फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज. सही है. ये कहां जाएगा? सर ये कहीं भी नहीं जाएगा. ऐसा ही है ना? क्योंकि सर इस पर जितनी फोर्स के साथ राइट वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, उतनी ही फोर्स के साथ लेफ्ट वाला भी इसको रिपेल करेगा. दोनों फोर्सेस होंगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ये हालत सुकून में ही रहेगा, ऐसे रेस्ट पर ही रहेगा, नहीं करेगा एक्सेलरेट. ऐसा ही है ना भाई? अब अगर मैं ऐसा करूं कि लेफ्ट साइड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वैसे रहने दूं, राइट साइड पे और बड़ा पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाऊं, ज्यादा कूलम का. और अब मैं यहाँ पे लाके एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं, अब ये कहां जाएगा? अच्छा, मेरे ख्याल से अब इसको टू द लेफ्ट जाना चाहिए. कहां जाना चाहिए? अरे बोलो ना. ये जो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है कहां जाएगा? कहां जाएगा कि सर अब जो ये वाले की रिपल्जन है वो ज्यादा है, और जो ये वाले की रिपल्जन है वो कम है, जिसकी वजह से ये टू द लेफ्ट एक्सेलरेट कर जाएगा. अरे आसान है ना, तो बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर दी. अभी तो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है. ये मैं एक 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को भी समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास 5 6 में आपने सुन लिया होगा, like charges repel each other, unlike charges attract each other. पढ़ा है ना भाई? हम इलेक्ट्रिसिटी में इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं. हम ये कहते हैं कि देखिए, बात सारी ये है
कि ये जो एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज था ना, विच वॉज फ्री टू मूव, ये मूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में जिनका पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसा है। जो इसका पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल है, दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इन दो पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, इनके बीच कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के मुकाबले में ज्यादा है, तो अब इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। जैसे मेरी आपकी एज सेम है तो हमारा कोई एज डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर लेट से मेरी एज ज्यादा है और आपकी एज कम है तो फिर अब हमारा एज डिफरेंस होगा ना। बिल्कुल वैसे अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है तो इन दो पॉइंट्स के बीच देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, मींस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में हम कहते हैं कि अगर एक फ्री टू मूव चार्ज, ए फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज लेट्स से, दो ऐसे पॉइंट्स के बीच में जिनका पोटेंशियल सेम है तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज दो ऐसे पॉइंट के बीच में है जिनमें देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा, एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल। इसका मतलब अगर आपके पास चार्जेस फ्री टू मूव है और आप चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेलरेट कराएं, क्या कराएं, एक्सेलरेट कराएं, तो आपको उन्हें एक पोटेंशियल का डिफरेंस देना पड़ेगा। मींस यू गोटा मेक श्योर दैट those free to move charges are between 2 points that have a difference of potential, a point at high potential or a point at low potential. This will cause the free to move positive charge to accelerate, to move from a point at high potential to a point at low potential. ऐसा ही है ना। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि चार्जेस फ्लो करें तो आपको दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज यानी पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तभी तो हम कहते हैं द ग्रेटर द वोल्टेज द ग्रेटर द करंट, द लेसर द वोल्टेज द लेसर द करंट। So the idea of voltage or developing a potential difference is to somehow develop a difference of potential between 2 points, so that if you have a free to move charge between those two points, so that charge start to accelerate. And a positive charge always accelerates from a point at high potential to a point at low potential. अगर मैं लेट से ये दो पॉइंट्स में इस पॉइंट का पोटेंशियल और बढ़ा दूं और इसका और कम कर दूं और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होगा वो और ज्यादा एक्सेलरेट करेगा हाई से लो की तरफ। यहां तक कि अगर मैं एक पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल नेगेटिव कर दूं और एक का पोटेंशियल पॉजिटिव कर दूं। पोटेंशियल का मतलब वैसे क्या होता है वो हम A2 में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी यूं समझ लो potential at high as near positive charge and potential is low near negative charge. तो अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है फिक्स, तो उनके बीच अच्छा खासा पोटेंशियल का डिफरेंस है। जितना बड़ा पॉजिटिव उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना छोटा पॉजिटिव उतना कम पोटेंशियल। अब यहाँ पे तो सर अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लाके रख दूं तो ओए होए होए असांखे अहिड़ो मजो आयो, असांखे ॾाढो मजो आयो, ये तो फुल पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ भागेगा। ऐसा ही है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज फ्री टू मूव। तो अगर फॉर एग्जांपल ए और बी का चार्ज सेम था तो दोनों का पोटेंशियल सेम था, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बिटवीन ए एंड बी, हेंस फ्री चार्ज विल नॉट मूव। दूसरे वाले केस में सर A और B में there is a difference in potential. B is at low potential, A is at high potential. So potential of B is greater than A, and hence there is a difference in potential. There is a potential difference between A and B. The free positive charges will flow from high potential to low potential यानी B से। और आखिरी वाले में तो ओए होए सेल में यही तो करते हैं, एक पॉजिटिव
इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, सेल की पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को मस्त नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कराते हो, और अगर आप अज्यूम करते हो पॉजिटिव चार्जेस फ्लोइंग, तो वो मस्त पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस between A and B is now too much, as A is negative potential and B is positive potential। मतलब एक का पोटेंशियल अगर +20 दूसरे का -20, तो डिफरेंस तो 40 का आ गया, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। फ्री मूविंग पॉजिटिव चार्ज विल अगेन मूव फ्रॉम B to, इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सर्किट में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो फ्रीली मूविंग चार्जेस हैं, अगर आप उनको एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, तो यू गोटा क्रिएट अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, or a potential difference means you have to give a voltage. Then you can have charges flowing. If they are positive charges, they'll be flowing from high to low. Negative उल्टा हो जाएगा, low से high flow करेंगे, and then you will get current. But the point is कि सर चले आइडिया समझ में आ रहा है कि वोल्टेज करता है क्या है, वोल्टेज ड्राइव करता है, वोल्टेज होंगे तो चार्जेस पे फोर्स लगेगी और इवेंचुअली वो फ्लो करेंगे जिससे करंट आएगा, ऐसा ही है ना। बट सर आपने कहा था वोल्टेज एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी है, तो सर उसका फॉर्मूला कहां से आएगा? बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सर, आखिर वोल्टेज मेजर कैसे होता है? तो आपने जैसे वोल्टेज दिया, करंट आ गया, मस्त पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस फ्लो होना शुरू हो गए, मैं आपको जरा वोल्टेज का फॉर्मूला कहां से है ये समझाता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, दोनों फिक्स है अपनी जगह पर। इनके बीच में एक छोटा सा, ये एक्स और वाई के बीच में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अभी यहां पर है। दिस इज फ्री टू मूव। जब मैं इसको यहां लाके रखूंगा क्या होगा सर? ये मस्त एक्सेलरेट करेगा, इस तरफ जाएगा लेफ्ट, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ती है या स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है? What happens with the, what increases with the increase in speed? What happens with the increase in speed? सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब वर्क डन हुआ है। क्या हुआ भैया? वर्क डन हुआ है। वर्क इज डन, डन डन डन। दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। तो हमने कहा यार अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सर स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मतलब वर्क डन हुआ। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है, और वहां पे लाके आप छोटा सा पॉजिटिव चार्ज छोड़ देंगे, तो वो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल। ऐसा ही है ना। और सर जब वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वर्क डन होगा। तो सर इसको सिंपल करते हैं, अगर वर्क डन ज्यादा है मतलब वोल्टेज ज्यादा है, वर्क डन कम है मतलब वोल्टेज कम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम है। इसीलिए इसीलिए हमने शुरू से पढ़ा है वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्यों? बिकॉज इट्स द वर्क डन दैट डिसाइड्स कि इन दो पॉइंट के बीच, इट्स द वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट डिसाइड्स कि दो पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज है। समझ आ रही है मेरी बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। When energy is converted from electrical to non electrical, इसका मतलब मैं अभी नहीं समझा रहा, इसका मतलब मैं आपको उस वक्त समझाऊंगा जब हम जब मैं आपको बताऊंगा ईएमएफ और वोल्टेज का फर्क। अभी मुझे समझाना था वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहां से आया। जो फॉर्मूला है ना वोल्टेज का, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वैसे इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब यही है, जैसे आपने उनको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दी जिससे उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो आप कह सकते हो कि लाइक
इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल हुई, बट इसको हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये एनर्जी कन्वर्जन का क्या सीन है। अभी आप बस ध्यान में रख लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी, V इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन मेजर्ड इन जूल्स, Q इज चार्ज मेजर्ड इन कूलम्स। Potential difference is a scalar quantity and it is measured in volts, जिसे जूल्स पर कूलम्स कहते हैं, बिकॉज ये जूल्स में और ये कूलम्स में। याद आ रहा है, पढ़ा है वो लेवल्स में आपने, यही फॉर्मूला पढ़ा था, या थोड़ा समझ लिया कि आखिर ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता है। क्या आप तमाम खवातीनो हजरात यहां तक मेरे साथ हैं? अरे इस पोटेंशियल नहीं पढ़ाते हमारे सिलेबस में। पोटेंशियल की डेफिनेशन है, इट इज द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट इन द फील्ड, वो A2 में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ एएस में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते हैं। आप एएस में इतना याद रख लो कि पोटेंशियल एट हाई नियर पॉजिटिव चार्ज एंड लो नियर नेगेटिव चार्ज, काम हो जाएगा आपका, क्योंकि एएस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेकंड्स। इफ अ charge of 750 coulombs flows through an electric iron and the electrical energy converted to heat energy is 90,000 joules. Calculate the potential difference across the electrical iron. जल्दी 120 तेज हो रहे हो यार, बड़े जबरदस्त। भाई 750 कूलम का चार्ज है, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। चार्ज है 750 कूलम्स, वर्क डन इज 90,000। ऐसे ही है वर्क डन पर चार्ज। तुमको लगता है अगर एग्जाम में ये सवाल आएगा तो खुश हो जाओ, मसला नहीं है। एक और सवाल, एक और, हाँ एक और सवाल, हाँ। 740 exponent 2 coulombs charge pass through an electric heater and the potential difference across the heater is 200 volts. Calculate the heat energy produced by the heater. जल्दी 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 जल्दी। इजी पीजी लेमन फ्री। अब की बार आपको चार्ज दिया हुआ है कूलम्स में, वोल्टेज दिया हुआ है वोल्ट्स में, एनर्जी में तो वही वर्डन निकालना है ना, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज इनटू चार्ज इज वर्क डन, या वोल्टेज का 200 चार्ज का 740 एक्सपोनेंट 2, यहाँ से आपको वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी 14.8 एक्सपोनेंट 6 या 1.48 एक्सपोनेंट 7। यही आ रहा है सबका। East peace lemon freeze to the online community listening to us, are you all with me? सब पोटेंशियल डिफरेंस, खदीजा पूछती है, सब पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्जेस डिसाइड कर रहे हैं, बट व्हाई आर वी सेइंग वर्क डन डिसाइड्स द पोटेंशियल। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो उन दो प्लेट्स के बीच, उन दो पॉइंट्स के बीच जो मूव चार्ज कर सकता है ना, फ्लो कर सकता है, उसका वर्क डन उतना ज्यादा होगा। इसलिए इट्स द वर्क डन दैट इज डिसाइडिंग के दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। खतीजा, अच्छा भाई ये कुछ सर्किट सिंबल्स हैं, ज्यादातर आपने ओ लेवल से भी देखे हुए हैं। नाम और शक्लें पहचान लें, सारे सवाल होते भी नहीं है लेकिन पता सारे होने चाहिए। पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा, मोहब्बत भरी निगाहों से बस देख लें एक दफा, सही है। ये भी देख लें, एंड में काम वो डब्बे बने हुए रजिस्टर ही आएंगे, सेल ही आएंगे, बट कभी थर्मिस्टर का वेरिएबल रजिस्टर हो सकते हैं यूज। एनीवेज, ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ये मेरा भाई V इक्वल आई आर इज नॉट ओम्स लॉ, दिस इज नॉट ओम्स लॉ।
V equal IR is not Ohm's law. किसी महफिल में अपनी सही बेइज्जती करानी लगे बोल देना अरे V equal IR Ohm's law, पता नहीं किसने बोला है नहीं। से तो बोला you have to unlearn what you have learned in O levels. V equal IR like ओम्स लॉ के एक इक्वेशन से डिराइव हुआ कोई एक कंक्लूजन पता नहीं क्या यार अजीब। V equal IR is something else. ओम्स लॉ ये नहीं है। ओम्स लॉ क्या है? For a metallic conductor, the current through it is directly proportional to the potential difference across it at constant temperature. सर एक प्योर मेटालिक कंडक्टर में जो करंट होगा उसके थ्रू करंट वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So the greater the voltage, the greater the current, the lesser the voltage, the lesser the current, there is no voltage, there is no current. तो ये दोनों अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लगा सकते हो, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये फॉर अ मेटालिक कंडक्टर मतलब जिसकी इसमें जब आप करंट दो तो उसमें हीटिंग ना प्रोड्यूस हो, आइडियलिस्टिक सिचुएशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये ओम्स लॉ है। V इक्वल IR ओम्स लॉ कभी भी नहीं लिख के आना एग्जाम। अक्सर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल IR, पता नहीं कहां से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस की अपनी डेफिनेशन है, बट आपको ही पता होना चाहिए वोल्टेज करंट का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जब भी 6 डिफरेंट वोल्टेजेस की वैल्यू पे 6 डिफरेंट करंट की वैल्यू निकालो and the graph is a straight line passing through the origin, then the conductor is an ohmic conductor, means it is obeying Ohm's law। खत्म हो गई बात। वो सारे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं हमारे लिए वो ओमिक कंडक्टर्स। खत्म। और ओम्स लॉ ओबे करने का मतलब सिंपली ये कि वोल्टेज करंट का ग्राफ बनाइए, इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन दैट्स एन ओमिक कंडक्टर। बिकॉज़ डायरेक्टली क्वेश्चन का ये मतलब होता है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर आप ओम्स लॉ वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप रेजिस्टर को किसी वेरिएबल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दें। एक तो सेल होता है ना, एक तो सेल होता है जो फिक्स सेल होता है 6 वोल्ट का 3 वोल्ट का। एक लैब में शायद आपने देखा हो एक चीज होती है वेरिएबल पावर सप्लाई, जैसे आप नॉब लगा हुआ होता है जिससे आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो 6 वोल्ट मिल जाए, 8 वोल्ट मिल जाए, 10 वोल्ट मिल जाए। तो सिंपली रजिस्टर के आगे डिफरेंट वोल्टेजेस दो, इन डिफरेंट वोल्टेजेस से उसको कनेक्ट करो। वोल्ट मीटर से वोल्टेज निकाल लो, एम मीटर से करंट निकाल लो, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना लो। इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन फर्स्ट वाले इट्स एन ओमिक कंडक्टर। फिलामेंट में क्या होता है कि शुरू में तो ये ओमिक कंडक्टर जैसा बिहेव करता है बहुत शुरू में, बहुत थोड़े से करंट पे, लेकिन जरा सा करंट शूट करता है ना तो वो हीट अप हो जाता है। और हीट अप होने के बाद वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता तो है, लेकिन जाहिर सी बात है लाइक वो उस तरह करंट नहीं बढ़ता क्योंकि हीटिंग शुरू हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ओम्स लॉ वेरीफाई करने का एक और तरीका है, क्योंकि अब मैंने आपको बेसिक सर्किट्स पढ़ा दी हैं, डीसी सर्किट्स। आप यूं भी कर सकते हो कि आप 2 रेजिस्टर्स को लगाओ सीरीज में। सही है। आपको चेक करना है क्या मेरा ये रेजिस्टर आर जो है ना वो ओमिक कंडक्टर है या नहीं है। तो आप उसको साथ में एक और वेरिएबल रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगा दो। ये सीरीज में जंक्शन देख के परेशान नहीं होना, वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो ये जंक्शन है तो, लेकिन इस जंक्शन से करंट ड्रॉ नहीं होगा, तो टेक्निकली ये दोनों सीरीज में ही है। ठीक है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो जो भी आपके पास सप्लाई वोल्टेज है ना वो इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगी। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, और जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा ना तो इसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका वोल्टेज कम हो जाएगा ना, क्योंकि सम तो सप्लाई के ही बराबर होगा।
आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई इन दोनों रजिस्टर का जो इंडिविजुअल वोल्टेज होगा उसको ऐड करोगे सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ाए जा रहे हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज कम होता जाएगा। या सिमिलरली आप R1 की रेजिस्टेंस को कम करें, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते जाओ R1 की, तो उससे वोल्टेज अक्रॉस R इंक्रीज होता जाएगा। इस तरह R के अक्रॉस वोल्टेज की 6 डिफरेंट वैल्यूज निकालो, 6 डिफरेंट वैल्यूज पे करंट की 6 डिफरेंट वैल्यूज निकालो, ग्राफ बनाओ। अगेन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन seen on it. It's an ohmic conductor. समझ रहे हो आप? मैंने डायोड पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। डायोड पढ़ चुके हैं ना? डायोड इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अलाउज द करंट टू एग्जिस्ट इन वन डायरेक्शन ओनली। फॉरवर्ड बायस में डायोड मस्त करंट जाने देगा और रिवर्स में बिल्कुल ही लाइक इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो करेगा। ये ग्राफ पढ़ाया था मैंने डायोड का, बहुत सिंपल है। लाइक डायोड का ग्राफ ये है कि भाई जब वोल्टेज नेगेटिव है, जब वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट है ही नहीं, जीरो करंट। वोल्टेज नेगेटिव का मतलब यूं समझ लो कि आपने रिवर्स बायस किया हुआ है तो करंट है ही नहीं। और जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो जरा से ही वोल्टेज के बाद एकदम से करंट क्या होता है? एकदम से शूट करता है, क्योंकि एकदम से वो जीरो रेजिस्टेंस देगा और फिर जरा सा वोल्टेज आप दो और फिर देखो क्या मजे लगते हैं इस डायोड को। तो ये ग्राफ भी ध्यान में रखिएगा, मेरे ख्याल से वो लेवल से पढ़ाते थे ये ग्राफ। एनीवेज ये इक्वेशन नहीं पढ़ ली हमने करंट की, याद है सारे मेरे साथ है, तो फिर हम रेजिस्टेंस से बात शुरू करें। शायरी भी पढ़ ली थी कल हमने। याद है सारे मेरे साथ है, तो फिर हम जरा रेजिस्टेंस से बात शुरू करते हैं। आर यू ऑल विद मी थ्रू दी ऑनलाइन कम्युनिटी लिसनिंग टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म। मैं जरा 2 मिनट में पानी लेकर आया। डायोड की रेजिस्टेंस नहीं बढ़ी है, डायोड की रेजिस्टेंस कम हुई है। आईवी का ग्राफ था नतीजा वो। तो थोड़ा सा ही वोल्टेज दिया है आपने और फिर एकदम से करंट शूट हुआ है। उसमें आई वाई एक्सिस पे तो और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे। आप एलिमेंटली ओरिजिन से पास करेगा भाई। अच्छा भाई अब बात करते हैं रेजिस्टेंस पे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? हाँ, और बेहतर करो। फॉर्मूले, फॉर्मूले से ही डिफाइन करेंगे। Resistance of a resistor is the ratio between the voltage across it and the current through it. V इक्वल आई आर याद है ना? वहीं से डिफाइन करो। रेजिस्टेंस इज V ओवर I। अच्छा बहुत से लोग लिख कहते हैं रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ चार्ज। वो सब ठीक है बट ये एग्जाम में मत लिख के आना। सही है ना? एग्जाम में ये तो नहीं लिखा होगा ना फोर्स द पुश और पुल। अब एग्जाम में तो ये लिख कर आओगे ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो अस्तगफिरुल्लाह, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मतलब इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी ना, तो फिजिकल क्वांटिटी जिस तरह मेजर होती है वैसे ही डिफाइन होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो रेजिस्टेंस निकलता कैसे? वोल्टेज और करंट के रेशियो से निकलता है, तो यही उसकी डेफिनेशन पड़ेगी। इट्स द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर एंड द करंट थ्रू इट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट्स पर एम्पियर, जिसे हम ओम कहते हैं। Resistance of a conductor, the resistor is its ability to produce heat when a current is passed through it. एक चीज ध्यान में रखना,
रेजिस्टेंस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीट का मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर में आपने करंट दिया, तो जैसे कंडक्टर में यू मेक द करंट एग्जिस्ट, यू पास अ करंट थ्रू इट, तो आपको पता है उसमें हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में उनकी कितनी मुश्किलात आती हैं, वो आयन से हिट करते हैं जिससे वो हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एक रेजिस्टर ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है ना गिवन करंट, मतलब वो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर रेजिस्टर कम हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम। सिंपल एज दैट। एक बात ध्यान में रखना कि रेजिस्टेंस वी ओवर आएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई नहीं है। चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट नहीं है, इट्स जस्ट वोल्टेज ओवर करंट। ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ गिवन है, तो और मैं आपसे कहता हूं कि रेजिस्टेंस निकाल दो, कैसे निकालोगे? हाँ सर, लेट से आपने यहाँ पे 55 वोल्ट्स पे देखा, कितना करंट, कितना है 8, और वोल्टेज ओवर करंट है ना, तो 55 ओवर 8 मतलब 6.88 ओम्स। ग्राफ से आपने वोल्टेज की वैल्यू पे करंट की वैल्यू रीड की, निकाल लिया। अगर के वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर फिर टेंजेंट बनाएंगे और ग्रेडियंट निकालेंगे, ऐसा ही है। ऐसा नहीं करेंगे, सारे मेरे साथ बोलो तेज आवाज में, पूरा तस्तक में सही से तौबा करेंगे। बोलो, हम तौबा करते हैं इस बात से, जोर से बोलो, इस बात से कि वोल्टेज करंट के ग्राफ में रेजिस्टेंस निकालने के लिए टेंजेंट नहीं बनाना, टेंजेंट नहीं बनाना, बल्कि क्या करना है? अगर मैं आपसे कहता हूं ना कि भाई रेजिस्टेंस निकालो जबकि वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो सीधा इधर 6 वोल्ट पे देख लो करंट कितना है। जैसे वो 3.5 आ रहा है ना, भाई वो रेशो है बस वोल्टेज और करंट का। आ गया 1.714 ओम्स। टेंजेंट क्यों नहीं बनाना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, और तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना होता है, यही ग्राफ होता है, तुम बिल्कुल टेंजेंट बनाते और ग्रेडियंट निकालते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, चेंज अलोंग वाई एक्सिस ओवर चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, तब तो बात समझ में आती है ग्रेडियंट की, तब बात समझ में आती है ग्रेडियंट निकालने की। यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट थोड़ी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज सिंपली वोल्टेज ओवर। तो बस देख लो इस वोल्टेज पे कितना करंट आ रहा है, वो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करो, इंशाल्लाह फाका होगा। समझ आ रही है क्यूटो? समझ आ रही है? सारे मेरे साथ हैं? ओए होए, रेयर फोटोज ऑफ मिल्की वे ऑब्जर्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मार्स। मार्स के सरफेस से क्या देख रहे हैं भाई? मिल्की वे को देख रहे हैं। हाँ है, आगे बढ़े। अभी आती है मिल्की वे चॉकलेट, आती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऐसा ही। क्या आपने ये पढ़ा है कि रेजिस्टर की लेंथ जितनी ज्यादा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। आए, पढ़ा है आपने? लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। चलो कंक्लूड करना।
दो रेजिस्टर्स ए और बी। अगर आप बी को देखो तो बी की लेंथ है ज्यादा, और ज्यादा लेंथ का मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। अच्छा, बी का एरिया भी कम है, तो कम एरिया का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस। तो आप तो बोलोगे भाई वाह क्या बात है, क्या बात है बोनस की, कि सर बी का तो लेंथ भी ज्यादा है और एरिया भी कम है, दोनों इस बात को सपोर्ट करते हैं कि बी की रेजिस्टेंस ए से ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ ए और बी में ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, बी की है ना। जल्दबाज हो तुम लोग। ए वुड है और बी कॉपर है, आपने पूछा भी तो नहीं ना। अब बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए और बी में आप बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए की ना। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल है कि जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन सर एक्चुअली देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि डिसाइड करेंगे कि एक एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, कि लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और साथ में मटेरियल, कि आखिर वो कमबख्त बना हुआ किस चीज का है। लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ होगा तो फिर बढ़ाते रहो एरिया और कम करते रहो लेंथ, कद्दू कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर ये दो रिलेशनशिप्स हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो मैं दो रिलेशनशिप में रहना अच्छी बात नहीं है, मैं इसको एक कर देता हूँ। ठीक है ना, लेंथ और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लगा दो, वो कांस्टेंट है रो, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये आर क्या है बेटा, आर है रेजिस्टेंस। ये रॉ क्या है बेटा, रॉ है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बहुत फर्क है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे उसकी बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। साथ में जाहिर सी बात है लेंथ और एरिया तो है ही इंपॉर्टेंट। एल इज लेंथ, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर इज रेजिस्टेंस एंड रॉ इज रेजिस्टिविटी। ये हर मटेरियल की अपनी अपनी कांस्टेंट होती है जी। नहीं नहीं नहीं, क्या, नहीं नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ और है, वो तो कुछ और ही चीज है। वो तो सेल की होती है, मटेरियल की नहीं होती, वो कुछ और ही है। ऑल मेटल्स है यहाँ की, मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, मेटल्स की, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपके आगे जो एग्जाम्पल रखी है ना कॉपर और वुड की, तो भाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट कॉपर हैज ग्रेटर लेंथ एंड लेसर एरिया, बट इट इज स्टिल इट्स रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन वुड। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है सर, इज वे टू स्मॉलर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ वुड। जैसे अगर मैं वैल्यूज बताऊं, कॉपर की रेजिस्टिविटी है आमतौर पर रूम टेम्परेचर पे 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और वुड की रेजिस्टिविटी 10 की पावर 3 से लेके 10 की पावर 4 तक जाती। तो कॉपर की कितनी है, 10 की पावर कितनी है, -8। वुड की कितनी है, 10 की पावर +3 +4। तो भैया बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, समझ रहे हो ना। 5 लाख का जानवर तुम 20,000 का लेना चाह रहे हो, नहीं हो पाएगा, बहुत फर्क आ रहा है भैया, सौदा नहीं बन पाएगा, समझ रहे हैं आप। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी, मेटल्स की रेजिस्टिविटी ऐसी होती है -7 -8 में। और ये जो नॉन मेटल्स है ना, कॉपर प्लास्टिक अनशन ये जितने भी हैं, इन सबका लाइक 10 की पावर +3 10 की पावर +4 में होता है, तो लाइक कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनका। इसलिए वुड की जितनी लेंथ कम करके जितना एरिया बढ़ा दो, कद्दू कोई करंट वरंट नहीं होगा। फिर रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सैंपल ऑफ, मतलब ये कि सर एक रेजिस्टिविटी हर मटेरियल, कॉपर की अपनी होगी, आयरन की अपनी होगी, गोल्ड की अपनी होगी। रेजिस्टेंस तो भाई किसी की भी, जैसे एक कोई एलिमेंट उठा लो,
लाइक कॉपर उठा लो, ग्राफाइट उठा लो, तो ग्राफाइट की रेजिस्टेंस तो 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने उसकी लेंथ क्या रखी है, आपने उसका एरिया क्या रखा है। आप उसका लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एरिया कम करते जाओगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। लेंथ और एरिया के चेंज करने से रेजिस्टेंस तो चेंज होगी, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो फिक्स रहेगी। अगर मुझे रेजिस्टिविटी डिफाइन करना है तो आर इज रो एल ओवर ए, तो रो इज आर ए ओवर एल। अगर मैं एरिया 1 कर दूं और लेंथ भी 1 कर दूं, ओके, इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर, तो आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस वैसे दो अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। कब? जब एरिया 1 हो और लेंथ भी 1 हो। रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट्स लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। असल में जो रेजिस्टेंस है ना वही रेजिस्टिविटी है। कब? हमेशा नहीं, सिर्फ उस वक्त जबकि उसकी लेंथ 1 हो और एरिया भी 1 हो। So resistivity of a material is defined as its resistance when its cross-sectional area is unity and length is also unity. रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर है। कैसे? रॉ बराबर है आर ए ओवर एल के, रेजिस्टेंस इज ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, ये मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओम, यू विल बी लेफ्ट विद ओम मीटर्स। ऐसा ही है, सारे मेरे साथ है। अच्छा, आप किसी सब्सटेंस को जब हीट करते हो तो हीट करने से होता ही है कि जो उसके एटम्स है ना उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और फिर जब इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू फ्लो करते हैं ना तो वो बार बार उन एटम्स को और हिट करना शुरू होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि भाई रेजिस्टेंस कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं ना उनसे टकराता है, जिससे वो अपनी गाइडिंग एनर्जी लूज करता है एंड इट एक्सपीरियंसेस अ हिंड्रेंस एंड ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट अप कर दोगे तो हीट कर देने से आमतौर पर उसके लेंथ और एरिया पे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई थर्मल एक्सपेंशन होती भी तो वो ना होने के बराबर होती है, वो इग्नोर कर देते हैं आप। लेकिन रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। वो इसलिए पड़ता है कि जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे तो एटॉमिक वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, क्योंकि एटम्स की ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जब आप उसको हीट करोगे। जाहिर सी बात है, अगर एटम्स और ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए और मुश्किल हो जाएगा वहां से फ्लो करना। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो और ज्यादा कोलाइड करेंगे जिससे रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे कहते हैं कि भाई जब आपने किसी सब्सटेंस को हीट किया ना तो टेक्निकली उसकी लेंथ और एरिया में तो इतना फर्क नहीं आया, बट उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, जिससे उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो व्हेन अ कंडक्टर is heated, the atomic or the molecular vibration in the conductor increases, and hence the free electron flowing through the conductor collides more frequently, and hence the hindrance in the flow of charges, जिसे आप resistance कहते हैं, that increases. Mathematically, we say that with the increase in temperature, the resistivity increases, and hence the resistance increases. तो रेजिस्टेंस इज रॉयल ओवर है ना, तो हीट करने से आप क्या बढ़ाते हो? रेजिस्टिविटी बढ़ाते हो, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वाइब्रेशन बढ़ाते हो, जिससे रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की कांस्टेंट है, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे। आप लिखोगे ना गूगल पे लिखो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो उसकी वैल्यू आएगी, साथ में लिखा होगा एट दिस टेम्परेचर। बिकॉज रेजिस्टिविटी वैसे तो कांस्टेंट है बट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। लाइक अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। आसान आसान बातें, कोई मुश्किल बातें तो नहीं, याद रहेंगी सबको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे दें, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। दो कंडक्टर्स की डायमेंशंस दे देंगे, लेट्स से एक की लेंथ है 2L और एक की है 3L, एक का डायमीटर है D और दूसरे का डायमीटर है 2D, X और Y। रेजिस्टेंस X और Y आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ X एंड Y। ठीक है, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल दो आप।
तो बहुत इस तरह के एग्जाम में दोनों की लेंथ और डायमीटर या एरिया कंपैरेटिवली दे देंगे कि अगर इसकी लेंथ 2L है तो इसकी 3L है, इसका D है तो इसका D/2 है या इसका 2D है। अब आप रेशो भी ना, रेजिस्टेंस का भी रेशो निकाल दो, नहीं इसकी रेजिस्टेंस कितने टाइम ज्यादा होगी या कम होगी। तो आपको बस एक बार बताना चाहिए, रेजिस्टेंस इज ρL/A। तो अगर मैं पहले x की बात करता हूं, x की लेंथ है 2L, एरिया होगा π/4d²। कैसे? एरिया इज πr²। भाई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, और रेडियस क्या होता है D/2। तो एरिया क्या हो गया π/4d²। जो आप याद भी हो गया, बहुत इस्तेमाल कर लिया हमने, एरिया π/4d²। अब इसका एरिया, इसका डायमीटर है ही D, तो मैं D यूज कर रहा हूं। ये जब मैं y की बात करूंगा तो वही ρL/A, बट दोनों सेम मटेरियल के बने हुए ना। सेम मटेरियल का मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो अगर अगर x की रेजिस्टिविटी है ρ, तो y की रेजिस्टिविटी भी क्या होगी ρ। हाँ, y का लेंथ कितना है 3L। एरिया निकालते हुए π/4d² में डायमीटर की जगह मैं क्या यूज करूंगा 2D। हाँ समझ रहे हो भाई, इसका लेंथ 2L, इसकी लेंथ 3L, रेशो ही निकालना है ना। पूरा फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, ρL/A। इसका डायमीटर D, इसका डायमीटर 2D, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, तो मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम। अब क्या होगा भाई, रॉ कैंसिल, पाई कैंसिल, 4 कैंसिल। अब आपके पास यहां क्या बच गया 2L/d², ऐसा ही डिवाइडेड बाय, यहां क्या बच गया 3L/4d²। ये 2L/d² एज इट इज, ये डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो 4d²/3L हो जाएगा। L भी गया, d² भी गया, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास 2 × 4 is 8। The answer is 8/3। नो नो नो, समझ आ रही है बात? बस सिंप्लीफिकेशन का गेम है। ऐसा ही एक सवाल होमवर्क में दे देते हैं आप, पर रेशो निकालने का, घर पे ट्राई करना। RX/RY निकालो, ठीक है। यह आपका होमवर्क है, यह आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। यहां पर हमने पढ़ लिया भाई रेजिस्टेंस क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। अब हम इंशाल्लाह कल से वापस बैक टू A लेवल के सर्किट्स। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइसफुल, वेरी वंडरफुल। तो सी यू ऑल इंशाल्लाह।